मेरा नाम सऊदीन यूट्यूब वाला है और मैं रेहान स्कूल औरंगी कैंपस में फैसिलिटेटर हूँ। और आज जो है वो हमारे साथ एक बहुत ही मौजूद और काबिल एहतराम मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है मिस हिना तारिक एजुकेशन में। तो आज जो है वो हम उनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, उन्होंने रेहान स्कूल औरंगी कैंपस कब ज्वाइन करा इसके बारे में जानेंगे और भी बहुत से दिलचस्प सवालात करेंगे। तो चलिए बिला ताखीर अपने मौसम मेहमान को इस शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। आप सुनाएं, आपकी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैम सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे देखने और सुनने वालों को अपना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करें। मेरा नाम हिना तारिक है और बाय प्रोफेशन मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मैंने एमएससी की है एनवायरमेंटल स्टडीज़ में कराची यूनिवर्सिटी से। इसके बाद मैंने लेक्चरशिप की गवर्नमेंट कॉलेज में। फिर कुछ वजूहत की बिना पर मुझे अपने प्रोफेशन से लेफ्ट करना पड़ा। फिर मैंने रीजॉइन किया अगेन सीनियर साइंस टीचर के लिहाज से। फिर मैं एज ए प्रिंसिपल सर्व किया है मुख्तलिफ इदारों में और फिर फाइनली मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया। ओके, थैंक यू मैम। सो मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे ये बताएं, रेहान स्कूल में आने से पहले आपने कौन कौन से स्कूल्स में काम किया था, यानी कि एज अ प्रिंसिपल, और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो था वो कौन से स्कूल में रहा और वो क्यों अच्छा एक्सपीरियंस था, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। रेहान स्कूल आने से पहले मैंने 2 मुख्तलिफ इदारों में एज़ अ प्रिंसिपल सर्व किया है। पहला स्कूल था मेरा डीआईएल स्कूल, जो है डिजिटल इन लिटरेसी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड स्कूल है जो कि तलबा को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर महसूस हुई वो डिजिटल एजुकेशन थी। और इसके अलावा बच्चों को नए जदीद तरीकों के मुताबिक वहाँ पर पढ़ाया जा रहा था। और इसके लिए जिस तरीके से साइंस सब्जेक्ट्स और वो दीगर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए डिजिटल लर्निंग उनको प्रोवाइड वहाँ पर की जा रही थी। ये सिस्टम मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा वहाँ पर हमारा सिस्टम लाइब्रेरी का और डिजिटल लर्निंग का बहुत अच्छा मैंने वहाँ पर महसूस किया। दूसरा इदारा मेरा टीसीएफ था जहाँ पर मैंने प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन किया और सर्व किया। टीसीएफ को अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो एक नहायत वेल ऑर्गेनाइज्ड इदारा है जहाँ की ऑर्गेनाइजेशन और उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पर मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। उन सारी चीज़ें ए टू जी उनकी वेल मैनेज होती हैं। तो वहाँ पर भी काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ लर्न किया वहाँ से। तो दोनों ही स्कूल्स का मेरा तजुर्बा मुख्तलिफ था, लेकिन दोनों ही तजुर्बात बहुत अच्छे रहे और दोनों ही इदारे अपनी अपनी जगहों पर बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं हमारे माशरे के। ओके, तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि मुझे बताएं, जैसे कि आपने बताया कि टीसीएफ की जो मैनेजमेंट थी वो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से जो है वो स्कूल यानी कि बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और किसी भी किस्म के यानी कि इश्यूज वगैरह उनकी मैनेजमेंट जो थी वो सॉल्व करती थी। तो मैम मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में अगर हमें एक अच्छी मैनेजमेंट मतलब अच्छी तरीके से स्कूल को मैनेज करना हो, तो इसमें सबसे बड़ी जो हाथ होता है स्कूल को मैनेज करने में वो कौन से यानी कि प्रिंसिपल का रोल होता है, जो ये रोल मतलब प्ले करता है कि स्कूल जो है वो अच्छे से लेके चले, या सबका ये रोल होता है कि वो स्कूल को अच्छे तरीके से लेके चले, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम सुने और पेरेंट्स के क्या इश्यूज हैं वो सुने और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करें। जब हम स्कूल की बात करते हैं तो एक हायर मैनेजमेंट होता है। अगर आप किसी बड़े इदारे से मुंसलिक हैं तो वहाँ पर अगर नंबर ऑफ स्कूल्स अगर उनके पास आ रहे होते हैं तो एक तो एचआर होगा और उनका अपर मैनेजमेंट होता है। फिर उसके बाद वो ब्रेक डाउन होता है प्रिंसिपलशिप और जो लोअर हमारा स्टाफ होता है वहाँ पर। अगर आपका अपर डिपार्टमेंट जो कि प्रिंसिपल से ऊपर का होता है, जो हमारा हेड ऑफिस होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा होता है जो कि सारे सिस्टम को एक साथ लेकर चल रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल प्रिंसिपल का आता है जिनके हाथ में अंडर अंडर एक स्कूल होता है। प्रिंसिपल और उनके साथ आ जाते हैं टीचर्स और टीचर्स के साथ आ जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स और वालिदैन। ये सारे मिलकर कलेक्टिवली एक कम्युनिटी बनाते हैं जो कि स्कूल को प्रॉपर तरीके से लेकर चलने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। प्रिंसिपल्स अपने स्कूल के लिए अपने स्कूल का कल्चर बना रहे होते हैं। सारी चीज़ें उनका डिसिप्लिन करिकुलम जो कि हमारे पास आगे से आ रहा होता है उनको फॉलो करवाने में बहुत ज़्यादा
उनका हाथ होता है। इसके अलावा टीचर्स की हेल्प हमें चाहिए होती है, बच्चों का सपोर्ट और पेरेंट्स की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्कूल को एक बहुत अच्छे तरीके से रन करने के लिए। ओके, तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे ये बताएं कि मैंने अक्सर स्कूल्स ऐसे देखे हैं जो मतलब अच्छे चलते चलते मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं और एक वक्त आता है कि वो स्कूल्स उन्हें बंद करने पड़ जाते हैं। तो मैम इसका जो मतलब कुछ मेन इश्यू जो आपकी नज़र में हो कि इन इश्यूज की वजह से स्कूल जो है वो मतलब बंद हो जाता है या उसको जो है वो सही से रन नहीं हो पाता, तो कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको अगर हम नज़रअंदाज कर दें, अगर उन पे फोकस नहीं करें तो हम एक अच्छा स्कूल रन नहीं कर सकते। सर्टन फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे जो स्कूल चलते चलते अचानक अगर आपका हो जाता है वहाँ पर अगर हम पेरेंट्स के लिहाज से देखें तो उनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि स्कूल्स की फ़ीस वगैरह अचानक ही ज़्यादा कर दी जाती है और जिसकी वजह से पेरेंट्स को मुश्किलात आती हैं। इसके अलावा अगर स्कूल लेवल पे देखा जाए तो हमारा जो स्टाफ है, वर्किंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, अगर उसमें रद्द-बदल किया जाए, टीचर्स अवेलेबल ना हों या गुड क्वालिटी एजुकेशन ना दी जाए, अगर उसमें ड्रॉप डाउन आ जाए, तो फिर ये सारी चीज़ें स्कूल की परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होती हैं। अगर हम स्कूल के लेवल पर देखें और टीचर्स के लेवल पे देखें तो अगर हम मयारी असातिज़ा को हायर किया जाए और उनके थ्रू प्रॉपर चैनल उनको हायर किया जाए, उनकी क्वालिटीज़ और उनकी जो स्पेसिफिकेशन है उनके मुताबिक टीचर्स को हायर किया जाए, तो ये स्कूल के लिए की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बच्चे रिटेन रहते हैं। इसके अलावा अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर फ़ीस स्ट्रक्चर अचानक से पेरेंट्स को ओवरबर्डनाइज़ ना किया जाए, तो भी ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है कि हम बच्चों को रिटेन रख सकते हैं और स्कूल के डाउनफॉल को बचा सकते हैं। ओके, तो मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि किन-किन चीज़ों की वजह से जो है वो हम एक अपने स्कूल को अच्छा बना सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिनको अगर हम बेहतर ना करें या उन पे फ़ोकस ना करें तो हमारा स्कूल जो है वो बंद भी हो सकता है। तो मैम मैं आज कोशिश करूँगा कि मेरे जितने भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूँ, क्योंकि मैंने जो है वो स्टार्टिंग से प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा है। तो मतलब मुझे जो है वो पहले काफ़ी ज़्यादा सोचें आती थी कि यार स्कूल्स में बच्चों को मारते क्यों हैं या उनको डाँटते क्यों हैं? तो मैम मुझे ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कि जिन बच्चों को स्कूल्स में या क्लासेस में मारा जाता है जो अच्छे तरीके से यानी कि अपने 100% नहीं दे पाते हैं या वो टेस्ट वगैरह सही से क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ सही है या फिर गलत है आपकी नज़र में? तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखती हैं? स्कूल्स में बच्चों के साथ पनिशमेंट का जो एक हमारा रिवायती तरीक़ाकार है उसके मैं अगेंस्ट हूँ। बच्चे जब आप हर बच्चे का नेचर अलग है। बच्चों को पनिशमेंट स्कूल में इसीलिए दी जाती है कि वो अपने असाइन टास्क नहीं कर पाते। अगर हम बच्चे को हर बच्चे को अगर इंडिविजुअली स्टडी करें तो हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ सलाहियतें होती हैं और कुछ न कुछ उनके अंदर कमज़ोरियाँ होती हैं। लेकिन अगर उन्हें टैकल किया जाए और उनको मार-पीट और सज़ा के बजाय अगर उनकी उस प्रॉब्लम को समझा जाए और फिर उसको फैसिलिटेट किया जाए और उस पर काम किया जाए, तो हमें उन मार-पीट और पनिशमेंट की तरफ ना जाना पड़े। पनिशमेंट ही एक ऐसा रीज़न होता है जो कि बच्चों को मज़ीद बदज़न कर देता है उनकी स्टडी से। बच्चे स्कूल आने से भागने लगते हैं, स्कूल नहीं आना चाहते और फिर अपनी पढ़ाई से वो दूर होते चले जाते हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर बच्चों को इंडिविजुअली गाइड किया जाए, हर बच्चे को इंडिविजुअली देखा जाए कि उसकी कहाँ पर लैकिंग आ रही है, कहाँ पर वो बच्चा नहीं कर पा रहा, फॉलो नहीं कर पा रहा अपने कोर्स को। अगर उस पे थोड़ा-सा ही हमें अगर टाइम दे दिया जाए हर बच्चे के ऊपर, तो इस चीज़ पर हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं और पनिशमेंट का आहिस्ता-आहिस्ता हमारे यहाँ से खात्मा हो सकता है। लेकिन इस ट्रेडिशन से हमें दूर जाना होगा, पनिशमेंट से हमें हटना होगा, क्योंकि पनिशमेंट सोर्स नहीं है बच्चे को दुरुस्त करने का या बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाने का। ये सिर्फ़ बच्चों को उसकी पढ़ाई से और उसके स्कूल से दूर करने का ज़रिया बनता है। बच्चों में इम्प्रूवमेंट इसके ज़रिए से नहीं आती, बल्कि बच्चा मज़ीद बदज़न हो गया होता है। ओके, सो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कि जैसे कि हमारा पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है, मतलब मैं हर स्कूल को तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनका करिकुलम अभी भी वही है कि पीरियड वाइज़ क्लासेस होती हैं, असेंबली, मैथ और जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते हैं और उसके बाद जो है वो उनका ऑफ टाइम हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इन करिकुलम्स को चेंज करने की ज़रूरत है या फिर जो है वो नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे ही ठीक है? ये चेंज तो खैर वक़्त का एक तकाज़ा है जो कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हर जगह आना चाहिए। जो हमारा प्रीवियस करिकुलम है उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे दरमियान आती जा रही है,
चीज़ें डिजिटाइज होती जा रही हैं, न्यू लर्निंग्स आती जा रही हैं, तो उन्हें भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। किसी एक चीज़ पर फोकस करके अगर हम आगे ना बढ़ें तो ये हमारे कामयाबी की राह में रुकावट बन सकता है। तो नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाए, जो नई टेक्नोलॉजी है, न्यू लर्निंग्स है, उन्हें भी अपने करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी इनेकाद किया जाना चाहिए, जो कि तलबा की इम्प्रूवमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, उनकी एंगेजमेंट बढ़ती है और उनकी एक होलिस्टिक तरक्की हो रही होती है इससे। ओके, सो मैम अब जो है वो हम अपने रेहान स्कूल की तरफ थोड़ा सा आते हैं। और क्योंकि मैंने पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारे ट्रेडिशनल स्कूल्स जो हैं, यहाँ हम कहेंगे जो बाकी स्कूल्स हैं जिनका क्यूरिकुलम रेहान स्कूल से थोड़ा सा हटकर है, उनके बारे में क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैम मेरा क्वेश्चन जो है वो अब फर्स्ट क्वेश्चन रेहान स्कूल के लिए है कि मुझे ये बताएं कि आपने बाकी सारे स्कूल, जैसे कि आपने टीसीएफ का नाम लिया, उस स्कूल से यहाँ पर आने का, रेहान स्कूल औरंगी कैंपस, मकसद क्या था? और यहाँ पर आने का जो मकसद था, क्या लगता है कि उस मकसद के मुताबिक आपको यहाँ पे चीज़ें मिली? और कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक का, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, जैसे मैंने बताया, जो प्रीवियसली मैं जिन स्कूल से वाबस्ता रही हूँ, वहाँ पर हमारा नॉर्मल करिकुलम फ़ॉलो किया जाता है, जबकि रेहान स्कूल में डिजिटल लर्निंग पर फोकस किया जाता है। जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आजकल इमर्ज हो रही हैं, एआई और दूसरी टेक्नोलॉजीज़, उनके ऊपर फोकस किया जाता है और इन्हीं के मुताबिक बच्चों का करिकुलम डिज़ाइन किया गया है। तो इस डिज़ाइन ने, इस करिकुलम ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। एक न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए भी, और फिर जिससे सीख कर मैं आने वाले बच्चों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती हूँ। इसी सोच की वजह से मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया। यहाँ पर आने के बाद कोर्स मैंने देखा, कोर्स मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगा और मुझे काफ़ी हद तक हेल्पफुल भी लगा कि हमें मॉडर्न वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर अब जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरी भी अपनी खुद भी ट्रेनिंग यहाँ पर अभी इस फिल वक्त चल रही है और काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे भी काफ़ी नई चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है। और आगे भी जब ये चीज़ें मज़ीद फ्लो में आएँगी तो वो मुझसे भी आगे लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाने का इंशाल्लाह मैं भी ज़रिया बनूँगी, जैसे कि हमारे फैसिलिटेटर्स और बाकी टीचर्स बन रहे हैं। और इम्प्रूवमेंट हर एक में की ज़रूरत हर एक को होती है, और इम्प्रूवमेंट की जो स्पेस है वो हर एक के अंदर होती है। तो इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर भी आ रही है और इंशाल्लाह आगे भी आएगी, और ये इम्प्रूवमेंट हम आगे अपने स्टूडेंट्स में भी मुंतकिल करेंगे। ओके, सो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे ये बताएं कि जैसे औरंगी कैंपस हमारा न्यू ओपन हुआ था कैंपस, तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो है वो इम्प्रूवमेंट आपने करी और यहाँ पर आके इन सारी चीज़ों को देखा। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि हमारे बाकी कैंपस हैं, औरंगी कैंपस, सॉरी मुनव्वर कैंपस, तो उन कैंपसेस की जैसे इस औरंगी कैंपस को बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा? और इस चीज़ में हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इसके बारे में हमें बताइए। औरंगी कैंपस हमारा अभी न्यूली डेवलपिंग जोन में है। अभी तकरीबन हमें 4 महीने हुए हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हुए। औरंगी कैंपस और मुनव्वर कैंपस हमारे वेल डेवलप्ड हैं, काफ़ी अर्सा हो गया उन्हें सर्व करते हुए। हम भी इंशाल्लाह लाइन अप हो रहे हैं, चीज़ें हमारी लाइन अप हो रही हैं। अच्छे फैसिलिटेटर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ये थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है पेरेंट्स के अंदर, जो कि अभी हमारा, क्योंकि हमारा करिकुलम नया है, एक रिवायती करिकुलम से डिफरेंट करिकुलम प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी अभी हमारे माशरे में इतनी नो हाउ नहीं है, पेरेंट्स के इस बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो पेरेंट्स के दरमियान अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि वो ये जान पाएंगे कि नए तरीका तालीम जो कि उनको जदीद दुनिया से भी टच में रखेगा और जदीद दुनिया के साथ चलने में हेल्प फ्राहम कर रहा है। उसके लिए पेरेंट्स में अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप जितना पेरेंट्स अवेयर हो पाएंगे, जितना इसकी इंपॉर्टेंस को जान पाएंगे, उतने ही वो अपने बच्चों को इस एजुकेशन की तरफ लेकर आएंगे। इसके अलावा जो करेंटली बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमें वालिदैन की तरफ से भी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि एक न्यू सिस्टम है, न्यू लर्निंग है, तो पेरेंटल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका कोऑपरेशन हमें चाहिए। स्कूल स्टाफ हमारे पास प्रॉपर यहाँ पर मौजूद है, जो कि बच्चों को गाइड करने के लिए यहाँ पर अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को लेकर चल भी रहे हैं। और मज़ीद ये कि अगर बच्चे ज़्यादा हमारे पास होते हैं, मज़ीद हम अपनी टीम जो है वो इम्प्रूव कर भी रहे हैं और इंक्रीज़ भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर मिलकर, और पेरेंट्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलकर ही स्कूल को आगे लेकर चलेंगे, और इसमें कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। ओके, सो मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया
तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स जब पहले आपके पास आते थे तो उनका कैसा मतलब इस चीज़ के ऊपर रद्द-ए-अमल होता था कि मतलब कैसे स्कूल है, क्या-क्या चीज़ें हैं, और अब जब पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई हैं, तो अब वो मतलब अब उनका कैसा मतलब एक्सपीरियंस है इस स्कूल के साथ चलने में, और वो कैसा मतलब अच्छा महसूस करते हैं या फिर मतलब अभी भी कन्फ्यूज़ हैं? इसके बारे में हमें बताइए। चूँकि एक न्यू करिकुलम है, न्यू लर्निंग है, तो पेरेंट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन्स एंड कन्फ्यूजन्स है कि ये किस तरीके से चीज़ें लेकर चल रहे होते हैं, किस तरीके से क्या पढ़ाया जाएगा और ये किस डिग्री के बराबर होगा। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हमारी उनसे कंटिन्यूअसली मीटिंग भी होती है, हम उनसे कॉन्टैक्ट में भी रहते हैं। उनके कन्फ्यूजन्स जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा जब हम बच्चों को अपने स्कूल में आ रहे होते हैं बच्चे क्लासेस लेने, तो पेरेंट्स को भी हम यही गाइड करते हैं कि वो कम से कम वीक में 4 आवर्स अपने बच्चों के साथ यहाँ पर गुज़ारें ड्यूरिंग द क्लास, ताकि वो देख सके कि उनके बच्चे क्या लर्न कर रहे हैं, उनकी लर्निंग किस तरीके से हो रही है, और पेरेंट्स भी उस लर्निंग का पार्ट बन सकें ताकि वो अपने बच्चे को एज पर नीड उनकी हेल्प कर सकें। हमारी इन एक्टिविटीज़ और कंटिन्यूसली पेरेंट्स मीटिंग हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। इनकी वजह से पेरेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस आया है, उनका नॉलेज भी बूस्ट अप हुआ है और ये जान पाए हैं कि हमारा करिकुलम क्या है और किस तरीके से बच्चों को लेकर चला जाता है। तो इन तमाम एक्टिविटीज़ की वजह से पेरेंट्स के अंदर जो उनके कन्फ्यूजन्स थे और जो उनके खदशात थे वो दूर हुए हैं और वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड भी हैं, क्योंकि वो अब वो जान पाए हैं कि वो किस तरीके से उनके बच्चे आगे जा रहे हैं और क्या-क्या उनके बच्चे इन फ्यूचर करने वाले हैं, और वो खुद भी उस टेक्नोलॉजी से काफ़ी हद तक अवेयर हो चुके हैं। तो पेरेंट्स अब काफ़ी मुतमईन हैं और हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं और वो सारी चीज़ों को साथ लेकर चल रहे हैं हमारे साथ। ओके, तो मैम मुझे ये बताइएगा कि जैसे बाकी स्कूल्स में होता है, सॉरी मैं बाकी स्कूल्स बार-बार कह रहा हूँ, बिकॉज़ हमारे करिकुलम और उनके करिकुलम में थोड़ी-सी चेंजिंग्स हैं, तो इसलिए। तो मैम बाकी स्कूल्स में ये होता है कि मतलब पेरेंट्स जो आते हैं, वो नीचे ऑफ़िस में ही बैठते हैं या वेटिंग एरिया में बैठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो जैसे कि रेहान स्कूल के अंदर पेरेंट्स को ये इजाज़त होती है कि वो स्टूडेंट्स के साथ क्लास में आके बैठ सकते हैं, कि वो क्या कर रहे हैं और क्या-क्या चीज़ें सीख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस मकसद के पीछे मतलब इस चीज़ के पीछे जो सरहान का मकसद है वो क्या है? या जो हमारी टीम का मकसद है वो क्या है? इसके बारे में हमें बताइएगा। इस एक्टिविटी के पीछे बुनियादी मकसद यही है कि पेरेंट्स भी अवेयर हो सकें एक न्यू टेक्नोलॉजी से। एक न्यू लर्निंग है, हम जिससे प्रीवियसली अवेयर नहीं थे। जब हम बच्चे को अपने साथ यहाँ पर एक न्यू कोर्स में एडमिशन कराते हैं, तो पेरेंट्स को भी ये एडवाइस दी जाती है कि वो बच्चों के साथ आकर क्लास कंडक्ट करें। इससे हेल्प ये होती है कि वो बच्चे पेरेंट्स जान पाते हैं कि बच्चे उनकी क्या लर्न करें, और पेरेंट को भी ये अपॉर्चुनिटी हासिल होती है कि वो भी जान पाएँ कि वो किस तरीके से उन चीज़ों को लेकर चलेंगे। इसका बुनियादी मकसद यही है कि वो बच्चों को फैसिलिटेट भी कर सकते हैं और पेरेंट्स खुद भी अवेयर हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट्स हमारा मकसद ये है कि एक माशरा, एक ऐसा माशरा तश्कील में आए जो कि न्यू लर्निंग और डिजिटल लर्निंग से अवेयर हो। और जब पेरेंट्स इस तरीके से हम पेरेंट्स को भी इस लर्निंग सर्कल का हिस्सा बना रहे हैं, और जब पेरेंट्स लर्निंग सर्कल का हिस्सा बनेंगे तो वो बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा और वो चीज़ मज़ीद आगे भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम डबल इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं कि बच्चा इंडिविजुअली तो कर ही रहा है, लेकिन साथ पेरेंट्स भी इस जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद लर्निंग से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे ये बताएँ कि अगर आपको कोई कहे कि रेहान स्कूल क्या है? और रेहान स्कूल को मुझे डिफाइन करें। तो हमें ज़रा थोड़ा-सा बताइएगा कि रेहान स्कूल क्या है? इसका करिकुलम क्या है? बेसिकली मुझे नहीं, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। और जो है वो यहाँ पे टास्क क्या-क्या होते हैं? और यहाँ पे बच्चों के जो है वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाता है? तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा ताकि उन्हें सही से नॉलेज मिल सके। रेहान स्कूल एक एआई लर्निंग बेस्ड स्कूल है जहाँ पर डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आप जो हमारा नॉर्मल करिकुलम है सब्जेक्ट वाइज वो नहीं सिखाया जाता, बल्कि बच्चों को न्यू टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही हैं जिनको यूज़ करते हुए वो आगे अपना फ्यूचर जो है वो बेहतर बना सकते हैं। आज की जो नई दुनिया है वो डिजिटल होने जा रही है। सारी लर्निंग हमारी डिजिटाइज हो चुकी है और एआई ने हमारी दुनिया की का जो सिनेरियो है वो चेंज कर दिया है। यहाँ पर बच्चों को बेसिकली एआई की ही तालीम दी जाती है, वो किस तरीके से एआई को यूज़ करते हुए डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर स्कूल में डिफरेंट लेवल्स में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। जो बेसिक हमारा जो लेवल है वो बेसिक लेवल है, बच्चों को बेसिक नो हाउ दी जाती है कि वो किस तरीके से एआई ऐप्स को यूज़ करते हुए
अपने टास्क कंप्लीट कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा फाउंडेशन लेवल है उसमें बच्चों की कॉन्फिडेंस पर और उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स पर भी काम किया जा रहा होता है। उन्हें मुख्तलिफ टास्क असाइन किए जाते हैं जिनमें उनको इंटरव्यूज़ वो कंडक्ट कर रहे होते हैं, उनकी कन्वर्सेशन पर वर्क किया जाता है, उनकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव की जाती है और उनको डिफरेंट टास्क उनसे करवाए जाते हैं जो कि जब उनके लेवल 1 शुरू हो तो उसके लिए उनको बेस टाइम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओके, थैंक यू मैम। तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे बताएं कि आपकी हॉबीज क्या हैं और अपना जो फ्री टाइम होता है उसे कैसे जो है वो आप यूज में लेती हैं, या उस फ्री टाइम में आपकी क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, अगर आप बताना चाहें तो थोड़ा सा बताइए। मेरी हॉबीज़ थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, आमतौर पे ख़वातीन की हॉबीज़ होती हैं। मेरी हॉबी भी कुकिंग एंड बेकिंग ही है, तो जब मुझे फ्री टाइम मेरा होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ नया बनाऊँ और फिर उन्हें टेस्ट भी करवाती हूँ घर वालों को। तो कुकिंग और बेकिंग ही मैं नॉर्मली फ्री टाइम में कर रही होती हूँ। ओके, सो मैम अभी तक की कोई ऐसी कुकिंग आपने करी हो या कुछ ऐसा बेक किया हो जो सही नहीं बना हो और जो है वो मतलब उस पे आपको खुद भी टेंशन ली हो कि ये मैंने क्या बना दिया है, तो कोई ऐसी डिश के बारे में हमें बताएं। कुकिंग में एक दफ़ा मैंने बिरयानी बनाई थी जो कि हम सब की एज़ अ होल एज़ अ नेशन एक फेवरेट डिश है, लेकिन वो बाय मिस्टेक मुझसे राइस ठीक नहीं बने थे और वो बिल्कुल राइस जैसे हमारे यहाँ खिले हुए होते हैं वो नहीं, बल्कि वो सारे चावल आपस में मिक्स हो गए थे। तो वो बाद में मुझे भी काफ़ी परेशानी हुई कि मैंने क्या कर दिया और किस तरीके से इसको बनाया है। तो वो एक था मेरी, वो ख़राब हो गई थी बिरयानी की वजह से। ओके, तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि माशाल्लाह से पिछले तकरीबन 3 से 4 वीक्स आप जो है वो सर इमरान की टीम में एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं। तो सर इमरान की टीम में रहते हुए आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और आपको सर इमरान की जो टीम है वो कैसी लगी, उनके जो मेंबर्स हैं टीम के वो कैसे हैं, इसके बारे में हमें बताइएगा। जी, मुझे काफ़ी मेरे ख़्याल में 3 हफ़्ते हो चुके हैं रेहान स्कूल से एसोसिएट हुए हुए और मैं रेहान टीम में हम सर इमरान की टीम के साथ एक मुस्तकिल हम एक साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। तो सर इमरान की टीम को काफ़ी कोऑपरेटिव मैंने पाया है। जो उनकी टीम हमारे साथ यहाँ स्कूल में इस वक़्त मौजूद है, इसके अलावा जो कोरंगी कैंपस में हमारे फैसिलिटेटर्स और हमारे सपोर्टर्स मौजूद हैं। बहुत सपोर्टिव हैं हर चीज़ में, हमारी जो कोऑपरेशन बहुत अच्छी है। सपोर्टिव हैं हमें, अगर किसी भी चीज़ की नीड हो या किसी भी इन्फॉर्मेशन की नीड हो, अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है तो हमें प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं। और वो टीम जो मेरे साथ यहाँ पर स्कूल में मौजूद है वो भी माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं और हम एक टीम के साथ टीम वर्क में और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अपने सारे उमूर है वो अंजाम दे रहे हैं और काफ़ी कोऑपरेटिव माहौल है हमारे स्कूल का। ओके, सो मैम मैं एंड में चाहूँगा कि आप जो हैं वो मुझे ये बताएं कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिले तो ऐसी कौन सी 3 विशेष होंगी जो आप उससे मांगेंगी और उससे मतलब पूरी करें। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर मेरे पास अलादीन का चिराग हो, अगर मेरे पास चिराग होगा तो फिर मैं सबसे पहले तो ये कि एक वर्ल्ड टूर प्लान करूँगी ताकि मैं वो तमाम जगहें देख पाऊँ जो कि फ़िलहाल मैं सिर्फ़ अपने मोबाइल पर और अपनी स्क्रीन पर ही देखती हूँ। तो उन तमाम अनयूजुअल जगहों पर ज़रूर जाना चाहूँगी अगर मुझे एक विश मिलती है। दूसरी विश ये है कि एक जो मेरी ख्वाहिश है सबसे बड़ी कि मैं हमारी इलाके हैं, हमारे जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, उनके लिए मैं इनकम जनरेट करना चाहती हूँ। इनकम जनरेट करने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे नज़रों के सामने से गुज़रते हैं, हमारे इर्द-गिर्द होते हैं, जो कि हमारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनके पास इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है कि वो अपने लिए अर्न कर सकें। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं कोई ऐसा काम करूँ या मुझे कोई ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करूँ जिसके ज़रिए से मैं इनकम जनरेट कर सकूँ। तो ये मेरी एक ख्वाहिश है। अगर मुझे मिल जाए तो मैं पहला फ़ोकस उसी पे करूँगी कि वो कुछ ऐसा सिस्टम हम अरेंज कर पाएँ कि वहाँ पर मैं अपने इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों के लिए कुछ इस तरह का सिस्टम कर पाऊँ। और तीसरी विश के बारे में सोचना पड़ेगा, इतना अब मैंने सोचा नहीं, बस ये 2 विशेज़ मेरी पूरी हो जाएँ। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने जो है वो हमें टाइम दिया और अपनी लाइफ
के बारे में हमें बताया कि आपका स्कूल्स में कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी और एक दूसरे एनवायरनमेंट से इस एनवायरनमेंट में आकर आपने अपने आप को कैसे चेंज करा और आपने हमें रेहान सर इमरान की टीम के बारे में बताया। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। तो व्यूअर्स आपने देखा कि कैसे जो है वो आज हमने मिस हिना की लाइफ जर्नी के बारे में जाना। मिलते हैं हम अगले किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी, अल्लाह हाफ़िज़।